नमस्कार, सिटी हलचल के आज के अंक में आपका स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कन्या महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन, संथालिया टिम्बर मार्ट में वन विभाग टीम की दबिश, भारी मात्रा में अवैध सागौन जब्त, दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश और संयुक्त किसान मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए हरियाणा सीएम करनाल एडीएम पर धारा 307 व 302 का अपराध कायम करने की मांग की है। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार व आयुक्त उच्च शिक्षा के निर्देश पर कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला हिंसा एवं मानसिक कुप्रवृत्तियों के खिलाफ वृहद जन जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। बढ़ रहे महिला अपराधों में नियंत्रण लाने व महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जन जागरूकता कार्यशाला आयोजित करने के आदेश दिए गए थे, जिसको दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा आयुक्त के निर्देश में आज रीवा के कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में महिला हिंसा एवं मानसिक कुप्रवृत्तियों के खिलाफ वृहद जन जागरूकता अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला के माध्यम से बेटियों व महिलाओं को जागरूक करने, उनमें सशक्तिकरण की भावना जगाने, स्वयं आत्मरक्षा करने, महिलाओं के अधिकार समेत अन्य विषयों में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के दौरान कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य नीता सिंह, महेंद्र मणि द्विवेदी, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधा सोनी, डॉक्टर वंदना त्रिपाठी, सुधा सिंह, सुप्रिया मिश्रा, कैडेट नेहा सिंह, आकांक्षा पाठक सहित अन्य संबंधित जनों की उपस्थिति देखी गई। इस दौरान आकांक्षा पाठक ने महिला सशक्तिकरण गीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के संबंध में डॉक्टर विभा श्रीवास्तव से बात की गई। ये जो है कार्यक्रम जो है ये मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार और आयुक्त शिक्षा के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम हो रहे हैं। इसमें जो है महिला हिंसा या महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और इसके साथ साथ जो लैंगिक अपराध जो होते हैं महिलाओं के साथ हो रहे हैं, तो इसमें तीनों जो संयोजक हैं, जैसे डॉक्टर सुधा सोनी जी हैं, हम हैं, मैं खुद डॉक्टर विभा श्रीवास्तव, डॉक्टर रचना श्रीवास्तव, तीनों लोगों ने मिलकर के ये जो योजना है मुख्यमंत्री जी की, उसके अंतर्गत ये कार्यक्रम या कार्यशाला किया। इसमें हमारे महाविद्यालय की जो हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता जो हैं वो हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य महोदया प्रोफेसर नीता सिंह जी रही हैं और उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए और कार्यशाला का उद्घाटन किया और छात्राओं को इन जो आदेश है मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण या उनके प्रति जो अपराध होता है उसके प्रति उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। और इसके साथ साथ जो हमारे महाविद्यालय में गुणवत्ता प्रकोष्ठ है और उनके जो संयोजक हैं प्रोफेसर महेंद्र मणि द्विवेदी जी, उन्होंने भी बड़े ही सहज ढंग से ये अपने विचार व्यक्त किए कि किस प्रकार महिलाओं पर अत्याचार कैसे रोका जाए और महिलाएं जो काम काज स्थान में जो आती हैं कार्यस्थल में, उनके साथ समानता का व्यवहार किस प्रकार रखा जाए, उन्हें किसी प्रकार की जो है ऐसी परेशानी नहीं आना चाहिए कि उनके साथ व्यवहार हो रहा है। और साथ ही साथ नाम आपका क्या? मेरा डॉक्टर विभा श्रीवास्तव। नारी शक्ति बढ़ाओ ना, सुनो चर्चाए घर घर चलाओ ना, नारी शक्ति बढ़ाओ ना, नारी थी झांसी की रानी, अंग्रेजों से हार ना मानी, लड़ने की थी उसने ठानी, ऐसे चोरों से छक्के छुड़ाओ ना, नारी शक्ति बढ़ाओ ना, सुनो चल। आंची कहते हैं, उसी तरह से उन्होंने पूरा को निभा रहे हैं। आपके लिए भी आप देखिए कि अगर आप मतलब आपकी सुरक्षा, प्रवेश, हर चीज़ में मतलब सबसे पहले मुद्दा कौन से रहता है? बेटियां रहती हैं, ठीक है ना। तो उनका पूरा प्रयास है कि आपको हर क्षेत्र में पढ़ाई में उतनी सुविधा दें। इसके बाद फिर आपकी आत्मरक्षा भी आपको चाहते हैं कि आप अपनी रक्षा जो है वो कर पाएँ। महिलाओं में जैसे क्या है कि समानता रहे, जैसे अपन देखते हैं अपने परिवेश में। संथालिया टिम्बर मार्ट में वन विभाग की दबिश, अवैध सागौन की लकड़ी की गई जब्त, एक आरा मशीन सीज। रीवा के एसएएफ चौराहा में स्थित संथालिया टिम्बर मार्ट में वन विभाग की टीम ने दबिश देते हुए भारी मात्रा में अवैध सागौन की लकड़ी जब्त की है। साथ ही एक आरा मशीन को भी सीज किया गया है। इस संबंध में रीवा 24 ने संबंधित वन विभाग के अधिकारी से बात की। के बाहर है आपके मतलब बरगमा से लाए, जमुड़ी सीधी से ले आए, रीवा से भी खरीदी। ये किसान की लकड़ी जैसे कटहा से ले आए हैं, तो कटहा की लकड़ी जैसे आई, ये लोग बांध के 2 घन मीटर लकड़ी अपने उपयोग को मिलती है।
तो कोई आदमी मतलब ले लेते हैं अपना निजी उपयोग के लिए, वही लकड़ी मिलान कर रहे हैं। जो लकड़ी ऑथेंटिक होगी तो मतलब उसी की कहेगा, जो गलत होगी उसमें कार्रवाई करेंगे। 6 बजे तक जानकारी पूरी शिकायत हुई कि अवैध मतलब इनके सागवानों को दिया। अभी तक जो नाम हुई 10-12 लकड़ी 14 लकड़ी में सूचना मिली है कुछ अवैध लकड़ी है, तो उसकी जांच हम लोग आए हैं। कितनी लकड़ी अभी आप लोगों ने जो जब्त की है वो कैसे अभी तो अभी गिन रहे हैं हम लोग, अब क्या बताएं अपन हम। नहीं, जो लकड़ियाँ जब्त की गई हैं हाँ कुछ है, सागवान की लकड़ी है कुछ। वो लकड़ियाँ अवैध पाई गई हैं, तो क्या क्या अवैध है? नहीं अभी टीपी वगैरह कुछ दिए हैं लोग, और सबको मिलान करेंगे हम लोग, अभी शंका है हम लोग को, ठीक है ना, इसलिए हम ले जा रहे हैं। टीपी है कि सब मिलान करेंगे तब पुख्ता जानकारी आपको शाम को दे पाएंगे। फॉरेस्ट विभाग जो लकड़ियाँ देता है या अपने हिस्सा से देता है तो उसमें सील लगा के देता है। हाँ सील रहता है, नंबर रहता है ना। पाई गई है उसमें अवैध नंबर लिखे हुए हैं। हाँ कुछ नंबर लगा हुआ है, कुछ में हैमर लगा हुआ है, कुछ मिलान कर रहे हैं। दोहरे हत्याकांड के 6 आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय में किया गया पेश। रायपुर थाना क्षेत्र में हुए दोहरे हत्याकांड को दोस्तों ने ही अंजाम देते हुए मकसूद व शमशेर को मौत के घाट उतार दिया था। रायपुर के भलुआ खदान में 24 तारीख को मकसूद खान का शव मिला था। वहीं 26 तारीख को ठीक 2 दिन पहले शमशेर खान 26 निपनिया का शव बुढ़वा पहाड़ी में मिला था, जिसके बाद टीम का गठन कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई। घटना के बाद से फरार आरोपी फरदीन खान निवासी पुखरी टोला को रामपुर नैकुन से गिरफ्तार किया गया और उसे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने आरोप स्वीकार कर लिया और बाकी अन्य आरोपियों के नाम भी बता डाले। उसी के निशानदेही पर आरोपी कमलेश साकेत, सुनील निषाद, दशरथ साकेत, शिवम सिंह समेत एक अन्य को गिरफ्तार किया गया, तो सभी ने दोनों की हत्या करना कबूल किया है। घटना का कारण गाड़ी की बनवाई कमलेश को 40,000 देना था। पैसे को लेकर आपसी बहस भी हुई थी। इसी दौरान सुनील निषाद की बहन को लेकर शमशेर खान ने गलत टिप्पणी भी की थी, जिसके बाद हत्या की योजना बनाकर शमशेर खान को मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन आरोपियों को यह शंका थी कि कहीं मकसूद खान शमशेर की हत्या का जिक्र न कर दे, इस कारण से उसे भी मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस द्वारा सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। इस संबंध में रीवा एसपी राकेश सिंह से बात की गई। की जानकारी 24 अगस्त को मिली, जिसमें मकसूद नाम के एक व्यक्ति का शव भलुआ पहाड़ी के पास मिला था। उसके ठीक एक दिन बाद 26 अगस्त को बुढ़वा पहाड़ी के पास शमशेर आलम नाम के व्यक्ति का शव मिला है। दोनों शव पानी में डूबे हुए मिले थे और दोनों पे ही हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया था। लेकिन जब घटनास्थल का 26 तारीख वाले शव का घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो ऐसा लगा कि दोनों घटनाओं का अंतर संबंध है। फिर इन घटनाओं के बाद डीएसपी हेडक्वार्टर साहब के नेतृत्व में टीम बनाई गई और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया, जिसमें क्राइम स्क्वाड के अरविंद राठौर और थाना प्रभारी रायपुर मृगेंद्र सिंह, इन सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया। मेहनत करने के बाद इस घटना की कहानी ये सामने आई कि दीपक उर्फ प्रदीप, फरदीन, सुनील केवट, कमलेश साकेत, शिवम सिंह, दशराज साकेत, ये सभी लोग इस घटना में शामिल थे। ये लोग जो है घटना दिनांक के एक दिन पहले जो है एक साथ वहाँ गए थे घटना स्थल पे। सबसे पहले बुढ़वा पहाड़ी के पास गए थे, जहाँ पे इनके द्वारा शमशेर आलम की हत्या की गई थी। वहाँ पर इन्होंने गांजा वगैरह पिया, नशा वगैरह किया। उसके बाद शमशेर आलम को घातक हथियारों से चोट पहुँचाई गई थी, जिसमें शमशेर आलम की मृत्यु हो गई थी। इस दौरान शमशेर आलम अब बचने के लिए कई जगह भगा तो कई स्थानों पर ब्लड का निशान भी मिला था। उसके बाद थोड़ी दूरी में एक छोटा सा गोल सा टैंक बना था, उसमें पानी में उसको फेंक दिया, उसके ऊपर पत्थर रख दिया था। उसके बाद चूंकि मकसूद शमशेर आलम का दोस्त था तो उनको ऐसा लगा कि कहीं मकसूद बात न खोल दे, तो बहाने से इसको जो है भलुआ पहाड़ी के पास लेके आए। वहाँ भी इन्होंने नशा वगैरह किया और मकसूद को भी शमशेर आलम की तरह चोट पहुंचाकर हत्या कर दी। उसके शव को फेंक दिया और उसकी मोटरसाइकिल को वहीं दूसरी तरफ एक तालाब बना हुआ था खनन के कारण, उसमें उस तालाब में डाल दिया था। जब 24 को घटना का पता चला तो पुलिस ने उसके शव को लेके पीएम कराया था मकसूद के अंतिम संस्कार में सभी 6 आरोपी शामिल भी हुए थे। जैसे ही शमशेर आलम का शव 26 को मिला तब से रूपोश हो गए थे और जब इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से की गई तो साइबर प्रभारी वीरेंद्र सिंह पटेल ने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। तो इन सबके सहयोग से डीएसपी हेडक्वार्टर बीपी सिंह और पूरी टीम ने काफ़ी
संयुक्त किसान मोर्चा ने संभागायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपते हुए ज्ञापन हरियाणा के सीएम व करनाल के एसडीएम पर धारा 302 व 307 के तहत मामला पंजीबद्ध करने की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले संभाग के किसानों ने रीवा के विवेकानंद पार्क में हेलमेट पहनकर नारेबाजी करते हुए पैदल मार्च कर संभागायुक्त कार्यालय पहुंचे और संभागायुक्त को महामहिम राष्ट्रपति के नाम 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि विगत दिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एसडीएम को प्रभाव में लेकर टोल प्लाजा पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलित किसानों के ऊपर पुलिस से जानलेवा हमला करवाया है, जिसके चलते किसान सुशील काजल की मौत हो गई। वहीं सैकड़ों किसान घायल हैं, जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है, जिसके दोषी हरियाणा के मुख्यमंत्री व करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा है, जिनके ऊपर धारा 302 व 307 का अपराध दर्ज किया जाए। साथ ही मृतक व घायलों के परिवार को मुआवजा दिया जाए और मृतक किसान के परिवार को शासकीय नौकरी भी प्रदान की जाए। आइए सुनते हैं किसानों के आरोप किसान नेता की जुबानी। देखिए, जिस तरह से हरियाणा के करनाल में खट्टर सरकार ने एसडीएम आयुष सिन्हा से जिस तरह से किसानों पर लाठी चालन कराया और लोकतांत्रिक तरीके से वहां का किसान आंदोलित है और वहां के एसडीएम का वीडियो वायरल हुआ है। आयुष सिन्हा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मारो सालों को किसानों के सर में, मैं देख लूँगा। इस तरह से तो ये जो लूली बहरी तानाशाह क्रूर सरकारें बैठी हैं, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे खट्टर सरकार हो, चाहे शिवराज सरकार हो, इसलिए किसान लड़ाई बंद नहीं करेगा। वो अपनी सुरक्षा के साथ हम लोग हेलमेट लगा करके ज्ञापन देने आए हैं और आगे यदि गोली भी चलाएंगे तो गोली का भी सामना करेंगे। इस तरह से ये आंदोलन जारी रहेगा, हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जी। जिला न्यायालय परिसर के विधिक सेवा प्राधिकरण भवन में किशोर न्याय अधिनियम विषय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी वार्ष्णेय के मार्गदर्शन पर सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण रीवा विपिन कुमार लवानिया के नेतृत्व में किशोर न्याय अधिनियम विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें मुख्य आतिथ्य के रूप में उमेश पांडे की उपस्थिति देखी गई। इस कार्यशाला के दौरान 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो कि घर से किसी कारण से निकल गए हैं, भीख मांग रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, उन्हें कहां पहुंचाना है, उन्हें कैसे संरक्षित करना है, यदि कोई बालक विधि के विरोध में कार्य करता है तो उसकी जांच विवेचना किस प्रकार से करनी चाहिए समेत निःशुल्क विधिक सहायता योजना समेत अन्य प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संरक्षित करने कौन से विभाग का क्या दायित्व है, वो किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। विभिन्न संबंधित विषयों पर इस कार्यशाला में चर्चा हुई। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उमेश पांडे समेत अन्य उपस्थित लोगों ने अपने उद्बोधन दिए। वहीं इस कार्यशाला के आयोजन के विषय में संबंधितों से बात भी की गई। इस कार्यक्रम के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ता, पैरालीगल वॉलंटियर्स समेत अन्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। बाल कल्याण समिति किशोर न्याय बोर्ड से जुड़ी हुई है और जो भी 18 साल से कम उम्र की बच्चियां जो रहती हैं उनको बाल कल्याण समिति के समक्ष, या जो लावारिस बच्चे पाए जाते हैं या कोई भीख मांगते हुए पाए जाते हैं, बेघर हैं या बाल श्रम करते हुए पाए जाते हैं, उनको लाके बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है और वही आगे निर्णय करती है कि उन्हें किस तरह से सुरक्षा देके, पहला हमारा जो रहता है वो उनको बालकों को उनके घर पहुँचाना, दूसरा ये किसी सुरक्षित स्थान पर रखना। तो जो शासन की तरफ से सुरक्षित जगह बनी है, बाल गृह, बालिका गृह और बाल संप्रेक्षण गृह, यहाँ पे हम उनको भेजते हैं। ये कार्य बाल कल्याण समिति करती है। पुलिस जो है वहाँ पे वो डायरेक्ट चालान के साथ वहाँ प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन बाल कल्याण समिति में बच्चों को ला के वो वहाँ पे छोड़ते हैं और अगले दिन हम बच्चों के डॉक्यूमेंट्स देख के कि वो 17 साल से 18 साल से कम है, तब डॉक्यूमेंट्स देख के हम उनकी और उनके माता पिता की काउंसलिंग करके और पुलिस वालों से बातचीत। माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ये कार्यशाला की गई, जिसमें पुलिस के जो बाल कल्याण अधिकारी हैं उन बच्चों को कैसे पेश करना है, जो विधि विवादित किशोर हैं उन्हें कहाँ पेश करना है, जो जरूरतमंद के बालक हैं उन्हें कहाँ पेश करना है, इसके लिए किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति, इसके लिए आज ये कार्यशाला संपादित की गई। इसमें रीवा के समस्त थानों के पुलिस बाल कल्याण अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं और कार्यशाला अच्छी पुलिस जो है तो ड्रेस लगा के नहीं जाएगी, क्योंकि पुलिस विशेष किशोर पुलिस इकाई होगी और पुलिस जो बाल कल्याण अधिकारी होंगे वह सादे कपड़े में रहेंगे। पुलिस जो है तो वर्दी में नहीं जाएगी, ना ही उनके पास कोई हथियार होगा और ना ही वो बच्चों को हथकड़ी लगाएगी। नाम आपका? नाम? मैं डॉक्टर कृष्णपाल शर्मा, सदस्य बाल कल्याण समिति नेता। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड
ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन, गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। नगर रक्षा समितियों ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। रीवा की नगर रक्षा समिति ने अवगत कराया कि उन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालते हुए कार्य किया है। नगर रक्षा समिति का गठन 1999 में हुआ, जिसे सन 2000 में लागू किया गया, जब से पूर्ण ईमानदारी से आज तक अपना दायित्व निभा रही है। उनकी मांग है कि जिन्होंने कोरोना काल के दौरान ड्यूटी की है उन्हें नियमित किया जाए, नगर रक्षा समिति के सदस्यों का बीमा कराया जाए, आर्म्स का लाइसेंस दिया जाए, योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिया जाए समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। हम नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जी बताइए, आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या वजह है? हम लोगों को वेतन नहीं दिया जाता, हम लोग से कार्य किया करवाया जाता है और हम लोग निरंतर 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। किस संस्था से आप? रक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति जो पुलिस विभाग का संगठन बना हुआ है, पुलिस विभाग से हम लोग जुड़े हुए हैं और रक्षा समिति पुलिस विभाग का एक अंग कहा जाता है। कब से आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहा है? वेतन कभी नहीं दिया गया। 99 में गठन हुआ, 2000 में लागू हुआ, तब से अनवरत हम लोग कार्य कर रहे हैं। अभी आप लोग बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं? अब करवा रहे हैं, रक्षा समिति का आप लोग अंग हो। क्या बताया गया था आपको जब ज्वाइनिंग की गई थी? ज्वाइनिंग कराया गया था कि आप लोगों को कुछ मिलेगा, शासन द्वारा मिलेगा, यही प्रलोभन दिया जाता है। अब इसके बाद थाने में जब भेजा जाता है काम करवाने के बाद कोई पहचानता भी नहीं है। 98 से लेकर अब तक 99 में गठन हुआ, आप लोगों ने आंदोलन किया? आंदोलन का 20 बार किया हमने। कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री साहब को ज्ञापन दिया और गृह विभाग को भी दिया और डीजीपी साहब को भी दिया ज्ञापन, मांग पत्र दिया, पावती मेरे पास है। आश्वासन दिया गया बस बजट होगा, देगा। बजट नहीं होता तो हम लोगों को वर्दी कहाँ से मिली, शोल्डर कहाँ से मिला और भत्ता जो आता है 15 रुपए खाने के लिए, 10 रुपए नाश्ते के लिए, कहाँ से आता है? अभी 1.25 करोड़ रुपए का बजट दिया गया तो हम लोग कैसे आया, कहाँ से आया, उसका पता भी नहीं चलता। जबकि हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, ट्रेनर हैं हम। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को ऐसे भी किया था। अभी एक कोई खिलाड़ी था, उसको 1 करोड़ रुपए मनचाही जगह में बंगला और डीएसपी पद दिया गया। हम लोग इतने साल से कार्य का सिपाही का भी दर्जा नहीं दिया जाता। आज आप लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं, ये विरोध कहाँ से कहाँ तक होगा? ये भोपाल हम लोग जाएंगे 12 तारीख को, मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन देंगे और प्रदर्शन करेंगे। चाहे भले हम लोग की गिरफ्तारी हो, गिरफ्तारी भी होती है तो मैं गिरफ्तारी करवाऊंगा। हम लोग फ्री ट्रेन में जाएंगे। हम लोग कितना वेतन आप लोगों के लिए तैयार है? जितना कलेक्टर गेट बनता हो, डेली वेज बनता हो। ये बताइए, होमगार्ड का सैनिक वो डिस्ट्रिक्ट का सिपाही नहीं है, वो राजस्व चपरासी है, उसको पुलिस में जोड़ दिया गया है। और हमारे पास प्रूफ रखा हुआ है कि रक्षा समिति जो है पुलिस विभाग का एक अंग है। जहाँ से पुलिस विभाग बनती है वहाँ से इसका संगठन बना हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है गृह विभाग पुलिस विभाग द्वारा संचालित। नाम बता दीजिए। प्रशांत कुमार सोनी, रक्षा समिति अनुभाग 64 अध्यक्ष। हम लोग को भी 50-60 लोग अभी हैं और बाकी सब लोग आते हैं। भोपाल जाएंगे 200 लोग हम लोग जाएंगे। हम लोग पास कोई किराया नहीं है, किराया भी नहीं है। हम लोग बिना किराए के जाएंगे 12 तारीख को, चाहे भले गिरफ्तारी हो या चाहे आत्महत्या करनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम लोग तैयार हैं और एक सांस में एक आवाज में बोलेंगे। और चलने से पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। कन्या महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन, संथालिया टिम्बर मार्ट में वन विभाग टीम की दबिश, भारी मात्रा में अवैध सागौन जब्त, दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय में किया गया पेश और संयुक्त किसान मोर्चा ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए हरियाणा सीएम व करनाल एडीएम पर धारा 307 व 302 का अपराध कायम करने की मांग की है। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ कल होंगे पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत।